अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 6। बच्चों, आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 दैट इज अबाउट फार्मिंग प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, जो सबसे पहला फार्मिंग प्रॉब्लम हमारी कंट्री में हमें फेस करना पड़ता है दैट इज अबाउट एरिया। Average area of 50% of the farms is less than 2 hectares. यानी कि ज्यादातर फार्म्स में 50% of the farms जो एरिया है that is less than 2 hectares. अब एरिया थोड़ा होने की वजह से क्या नुकसान होता है? एरिया थोड़ा होने की वजह से यह होता है कि आप बड़ी बड़ी फार्मिंग मशीनरीज यूज नहीं कर सकते। अगर आपके छोटे छोटे फार्म्स हैं तो फिर आपको या तो जानवरों की मदद से फार्मिंग करनी पड़ेगी या अपनी मदद आपके तहत करनी पड़ेगी, लेकिन आप अच्छी फार्मिंग मशीनरीज यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो इतने बड़े एरियाज होते ही नहीं हैं कि वहां पे बड़ी बड़ी फार्मिंग मशीनरीज लगाई जा सके या यूज की जा सके। Sometimes the fields are scattered in different plots around the village. अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो किसानों को जमीनें मिली हुई होती हैं या जो उनकी अपनी जमीनें होती हैं वो गांव में मुख्तलिफ जगह पे होती हैं। यानी कि किसी एक जगह पे ढेर सारी जमीन नहीं होती बल्कि मुख्तलिफ एरियाज में वो जमीन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जिसकी वजह से वो जगह जगह थोड़ी थोड़ी होती है और आप अच्छी फार्मिंग मशीनरीज यूज नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक जमीन ऐसी है जिसमें काश्त की जा सकती है और कोई दूसरी ऐसी है कि उसमें फसल नहीं उगाई जा सकती, तो ये चीजें फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। फार्म मशीनरी इज डिफिकल्ट टू यूज एंड टाइम इज वेस्टेड। इसके अलावा हमारे यहाँ जो किसान हैं उनको वो फार्म मशीनरी हमेशा यूज करनी नहीं आती। कई ऐसे भी होते हैं जिनके लिए वो फार्म मशीनरी यूज करना मुश्किल होता है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि क्योंकि एरिया थोड़ा होता है इसलिए वो फार्म मशीनरी यूज की ही नहीं जा सकती। अगर कोशिश भी करें तो उसमें वक्त ही जाया होता है, कोई खास फायदा नहीं होता। Peasant farmers cannot afford to buy tractors and other farming machinery. अब एक और बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ जो किसान हैं वो इतने अमीर नहीं होते कि वो फार्मिंग मशीनरी खरीद सकें, वो बड़े बड़े ट्रैक्टर खरीद सकें या और भी जो फार्मिंग मशीनरीज होती हैं वो इतने अमीर नहीं होते कि वो सारी मशीनरी खरीद सकें और अपने खेतों में उसका इस्तेमाल कर सकें। वो नॉर्मली गरीब ही होते हैं या बस इतनी फसल हो जाती है कि वो अच्छे से अपना खाना पीना कर सकें। इतने ज्यादा पैसे नहीं होते कि वो अलग से फार्मिंग मशीनरी खरीदें और उसको फार्मिंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए या प्लोइंग के लिए इस्तेमाल करें। बुलॉक्स फॉर प्लोइंग एंड फॉर हार्वेस्टिंग हैंड्स। अब प्लोइंग यानी कि हल चलाना जो है वो बुलॉक्स के थ्रू होता है, जो कि एक डोमेस्टिक एनिमल है जिनको पाला जाता है। किसान बुलॉक्स पालते हैं। इसके अलावा डोंकी, काउज, बफलोज, ऑक्स ये सब जानवर पाले जाते हैं और इनको बाद में खेती बाड़ी में इस्तेमाल किया जाता है। हल चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, यानी कि फसल को काटा कैसे जाता है, ये काम ज्यादातर हमारे किसान अपने ही हाथों से करते हैं। क्योंकि जो फसल काटने वाली मशीनरीज हैं एक तो वो बहुत बड़ी होती हैं, यानी कि वो छोटे छोटे एरियाज में नहीं इस्तेमाल की जा सकती और इसके अलावा वो महंगी भी बहुत होती हैं और हमारे बहुत से किसान इस काबिल नहीं हैं कि वो मशीनरी खरीद सकें। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे फार्मिंग प्रॉब्लम पे, दैट इज पुअर क्वालिटी एनिमल्स एंड सीड्स। यानी कि हमारे पास जो एनिमल्स हैं और जो सीड्स हैं फॉर फार्मिंग वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। Peasant farmers poor to buy new and improved seeds and animals.
अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ किसान इतने ज़्यादा अमीर नहीं होते कि वो महंगी फार्मिंग मशीनरी खरीद सकें, वो महंगे जानवर खरीद सकें या वो महंगे सीड्स खरीद सकें। सीड्स काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं अगर वो कहीं से इंपोर्ट किए गए हैं या वो इम्प्रूव क्वालिटी के हैं। लेकिन हमारे यहाँ किसानों के पास इतने पैसे नहीं बचते कि वो फिर से ऐसे सीड्स खरीद सकें या महंगे महंगे जानवर खरीद सकें। They save their own seed and breed animals locally. They save their own seeds यानी कि वो अपनी ही फसल से पैदा होने वाले सीड्स को अगली फसल के लिए बचाते हैं। वो नए सीड्स नहीं खरीदते बल्कि वो पिछली फसल से जो बीज पैदा होता है उसी को बचाते हैं और उसी को अगली फसल के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड देन ब्रीड एनिमल्स लोकली यानी कि वो घरों में ही जानवरों को पालते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। वो नए जानवर मुश्किल से खरीदते हैं या बहुत अच्छे और महंगे जानवर कभी कभार नहीं भी खरीद पाते, इसलिए जो जानवर उनके पास होते हैं वो उन्हीं को अपने घरों में रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और उनको खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते हैं। Government is trying hard to bring in seeds that produce larger crops. अब हमारी गवर्नमेंट इस बात के लिए कोशिश कर रही है कि वो ऐसे सीड्स लेकर आए, ऐसी क्वालिटी ऑफ सीड्स लेकर आए जो कि ज़्यादा तादाद में फसल उगाएं या फसल पैदा करें। ऐसे क्वालिटी ऑफ सीड्स इंपोर्ट भी की जाती हैं। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा है इस चीज़ पर, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए फिल वक्त कोशिश कर रही है। एनिमल्स विच आर स्ट्रॉन्गर एंड प्रोड्यूस मोर मिल्क। अब हमारी गवर्नमेंट ये भी कोशिश कर रही है कि ऐसे जानवर लाए जाएं जो कि ज़्यादा ताकतवर हों, जिनमें से ज़्यादा गोश्त निकले और जो ज़्यादा दूध भी दें। अब डोमेस्टिक एनिमल्स में आपको पता है कि काउज और बफलोज भी आ जाती हैं जिनका दूध बेचा जाता है और उन पैसों से फ़ायदा उठाया जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि ऐसे जानवर लाए जाएं जो कि ज़्यादा ताकतवर हों, ज़्यादा वज़न उठा सकते हों, जिनमें गोश्त ज़्यादा हो और इसके अलावा जो दूध भी ज़्यादा तादाद में देते हों, ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। These are expensive and beyond the income of farmers. अब ये जो मैंने आपको पहले दोनों बातें बताई कि हमें अच्छे सीड्स चाहिए और इसके अलावा हमें अच्छे जानवर चाहिए, ये दोनों चीज़ें ही बहुत महंगी आती हैं और हमारे यहाँ जो किसान हैं उनकी पहुंच से ये चीज़ें बाहर होती हैं। इसलिए these are expensive and beyond the income of farmers यानी कि ये दोनों चीज़ें बहुत महंगी हैं। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा होना, एंड बियॉन्ड द इनकम ऑफ फार्मर्स यानी कि जितनी कमाई हमारे किसानों को होती है ये चीज़ें उससे ज़्यादा महंगी होती हैं। इसलिए हमारे किसानों के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो इम्प्रूव्ड और न्यू सीड्स खरीद सकें या वो महंगे जानवर खरीद सकें। Then children, there is a table in your book on page number 36. उस टेबल में आपसे पूछा गया है कि जो पाकिस्तान की वीट प्रोडक्शन है वो 1960 में कितनी थी और 2007 में कितनी थी। ये दोनों फिगर्स आपको गिवन हैं और इन फिगर्स को बताकर वो आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है कि 1960 में जो प्रोडक्शन थी उससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन अब 2007 में है। तो इसकी हमारे पास 2-3 वजह हैं। पहली वजह तो ये कि वक्त गुजरने के साथ साथ मॉडर्न टेक्निक्स भी आती गई, आपके पास डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ सीड्स भी आते गए, फार्मिंग मशीनरी भी इम्प्रूव होती गई और किसानों को ये फ़ायदा हुआ कि वो ज़्यादा तादाद में अब फसल उगा सकते थे। उनके पास एरियाज भी थोड़े ज़्यादा हो गए। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम्स भी शुरू की जहां उन्होंने किसानों को ज़मीनें देना शुरू की और ये तय हुआ कि आपको जो प्रॉफिट आएगा वो आप ग्रेजुअली बैंक को देते जाएंगे और अपना कर्जा उतारते जाएंगे। उसके बाद 2007 में प्रोडक्शन इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा हो गई। अब जैसे जैसे आबादी ज़्यादा हुई वैसे वैसे गवर्नमेंट ने भी ये समझा कि अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा गंदम चाहिए, तो इस चीज़ के लिए भी काम होना शुरू हो गया। अब ज़रूरतें बढ़ी तो फिर गवर्नमेंट ने इस चीज़ का भी इंतज़ाम किया कि रिसोर्सेज पूरे किए जाएं।
इसलिए भी 1960 की वीट प्रोडक्शन और 2007 की वीट प्रोडक्शन के फिगर्स में इतना ज़्यादा फर्क आया। उसके बाद उसने आपसे एक और सवाल भी किया है। उसने आपको यूएसए का वीट प्रोडक्शन का एक फिगर दिया है और आपसे पूछा है कि हमारे वीट प्रोडक्शन के मुकाबले में यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वीट प्रोडक्शन का जो फिगर है वो इतना बड़ा क्यों है। तो उसकी वजह ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास जो फार्मिंग मशीनरी है वो हमसे कहीं ज़्यादा जदीद और बेहतर है। उनके पास अच्छी पॉलिसीज़ हैं जिसमें वो अपने फार्मर्स को वो मशीनरी देते हैं, ज़मीनें देते हैं और उनके फार्मर्स बहुत सी मेहनत के बाद, फार्मिंग मशीनरी यूज़ करने के बाद ज़्यादा तादाद में फसल उगा सकते हैं। इसके अलावा जो यूएसए की ज़मीन है वो पाकिस्तान की ज़मीन के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है फसल उगाने के लिए, यानी कि वहाँ पे जो डेजर्ट्स हैं और माउंटेन्स हैं वो चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं हैं, जबकि पाकिस्तान में ये चीज़ें भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। एक तरफ से देखा जाए तो ये अच्छी बात है क्योंकि हमारा मुल्क खूबसूरत है, इसमें माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर फार्मिंग के लिहाज से देखा जाए तो ये चीज़ थोड़ी बहुत प्रॉब्लमैटिक भी हो जाती है। इसलिए यूएसए का जो वीट प्रोडक्शन का फिगर गिवन है वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। अब आ जाते हैं हम अपने अगले मसले पर, वाटर, यानी कि फार्मिंग प्रॉब्लम्स में जो नेक्स्ट चीज हमें फेस करनी पड़ती है वो है पानी। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अ प्रॉब्लम। अब फसलों के लिए आपको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर चाहिए, यानी कि आपने ये देखना है कि फसलों को ठीक तरीके से पानी मिले और ठीक तादाद में पानी मिले, क्योंकि ना तो उनके लिए बहुत ज़्यादा पानी अच्छा होता है और ना ही बहुत थोड़ा। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इन इटसेल्फ एक प्रॉब्लम बन जाती है। आउटपुट ऑफ फार्मर्स इंक्रीजेस, नीड फॉर वाटर आल्सो इंक्रीजेस। अब अगर आपकी फसल ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जहाँ से वो गंदुम, वो फसल आ रही है, वहाँ पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो रहा है। जहाँ जहाँ से आपको ये चाहिए कि जी फसल ज़्यादा आए, वहाँ फिर आपको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर पे भी ध्यान देना पड़ता है। पाकिस्तान हैज़ अ गुड इरिगेशन नेटवर्क बट इरिगेशन फ्रॉम रिवर्स इज लिमिटेड, यानी कि पाकिस्तान का आबपाशी का जो निज़ाम है, यानी कि फसलों को किस तरह पानी देना है, कितना पानी देना है, ये नेटवर्क वैसे तो अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बच्चों वो कहते हैं ना कि देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, उसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो पाकिस्तान में इरिगेशन सिस्टम है उसमें भी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो रिवर्स हैं उनसे उस तरह फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा जिस तरह उठाया जाना चाहिए। अगर इरिगेशन सिस्टम्स को थोड़ा और बेहतर कर लिया जाए तो हम बेहतर तरीके से पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नमेंट हैज़ मेनी स्कीम्स बट डिमांड इज ऑलवेज मोर देन सप्लाई। अब गवर्नमेंट इस चीज़ पे काम कर रही है और इसके अलावा भी बहुत सी स्कीम्स हैं जो बनाई गई हैं ये देखने के लिए कि पाकिस्तान में इरिगेशन सिस्टम किस तरह बेहतर किया जा सकता है। लेकिन ये भी सच है कि जितनी मर्जी आप कोशिश कर लो, आपकी जो डिमांड है वो आपकी सप्लाई से हमेशा ज़्यादा रहती है। डिमांड यानी कि हमारे मुल्क में जो मांग है गंदुम की या डिफरेंट फसलों की या डिफरेंट रिसोर्सेज की, वो सप्लाई से ज़्यादा ही रहती है, यानी कि जितनी चीज़ मिल रही है उससे ज़्यादा ही हमारी डिमांड रहती है, हमें हमेशा उससे ज़्यादा चीज़ ही चाहिए होती है। इसकी वजह है हमारी बढ़ती हुई आबादी। अगर आपने इस चीज़ को कंट्रोल करना है तो फिर आबादी को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। कैनाल्स ऑल्सो नीड टू बी मेंटेन्ड बाय रेगुलर क्लीनिंग, डिस्टिलिंग एंड प्रिवेंटिंग लीकेज। अब कैनाल्स क्या होते हैं? कैनाल्स हम कहते हैं आर्टिफिशियल वाटरवे को, यानी कि पानी को गुजारने के लिए जो आर्टिफिशियली एक वाटरवे बनाया जाता है, एक रास्ता बनाया जाता है, उनको हम कहते हैं कैनाल्स। अब हमारे मुल्क में जो कैनाल्स हैं उनकी सफाई का भी इंतज़ाम करना पड़ता है, यानी कि उनको साफ सुथरा रखना,
इसके अलावा उनकी डिस्टिलिंग। अब डिस्टिलिंग में क्या आता है? डिस्टिलिंग में आता है रिमूविंग सॉइल एंड सिल्ट। जब कैनाल्स बनाए जाते हैं तो ऑब्वियसली उसमें ईंटें, रेत, मिट्टी, ये सब चीजें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसा होता है कि कभी कभार वो जो रेत होती है और मिट्टी होती है वो थोड़ी बहुत कैनाल का जो लोअर सरफेस होता है उस पर जम जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो पासिंग वाटर होता है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये भी जरूरी होता है कि अगर आपने कोई आर्टिफिशियल वाटरवेज बना भी लिए हैं फॉर द सेक ऑफ इरिगेशन, तो आप हर कुछ अरसे बाद अपने कैनाल्स की सफाई भी करवाओ, यानी कि उनको साफ करवाओ, उनकी डिस्टिलिंग करवाओ, उनमें से सॉइल और सिल्ट रिमूव करवाओ। और इसके अलावा आप ये देखो कि उनमें कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, पानी जहाँ पे जाना चाहिए वहां जा रहा है, रास्ते में कहीं से लीक तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर वो लीक हो रहा है तो इसका मतलब है कि एक तो पानी जाया हो रहा है और इसके अलावा वो इर्द गिर्द की जिस भी जमीन में जा रहा है वहां पे भी फिर पानी ज्यादा तादाद में होने लग जाएगा और ये चीज भी बाज़ औक़ात प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब आ जाते हैं हम अपने अगले फार्मिंग प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज फर्टिलाइजर्स। इन द पास्ट मैन्योर फ्रॉम एनिमल्स वाज इनफ, यानी कि कुछ साल पहले तक जब हमारे मुल्क की आबादी अभी बहुत ज्यादा नहीं थी, जो मैन्योर फ्रॉम एनिमल्स था, यानी कि जो खाद जानवरों की से बनाई जाती थी, जैसे कि आप अक्सर आपने सुना होगा कि जो गोबर होता है उसको खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। गोबर हम किसको कहते हैं? काऊ डंग को। उनको सुखाकर खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था और जब आबादी जरा कंट्रोल में थी तो ये सारी खाद काफी हो जाती थी हमारी फसलों के लिए, लेकिन अब क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है इसलिए ये खाद काफी नहीं होती और हमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स बनाने पड़ते हैं अपनी इस फर्टिलाइजर्स की जरूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स महंगे होते हैं और हमें कई बार इंपोर्ट भी करने पड़ते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस, कंटिन्यूअस फार्मिंग रिड्यूस नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल रिड्यूस होने का मतलब ये है कि हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो सॉइल है, वो इस काबिल नहीं रहती कि उसमें फसल उगाई जा सके। उसकी वजह क्या है? उसकी मेजर दो वजह हैं। एक, क्लाइमेटिक कंडीशंस, जैसा कि आपने देखा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से अब बारिशें कभी कभी ज़्यादा हो जाती हैं और कभी बिल्कुल नहीं होती, कभी सैलाब आ जाते हैं और कभी ड्रॉट्स। तो इन क्लाइमेटिक कंडीशंस की चेंज की वजह से भी हमारी फसलों पे बहुत असर पड़ रहा है। एंड देन कंटिन्यूअस फार्मिंग, यानी कि अगर आप एक ही ज़मीन पे मुसलसल काश्तकारी करते रहते हो तो फिर एक टाइम आता है जब उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, यानी कि आप उसमें मजीद कोई फसल नहीं उगा सकते, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स होते हैं वो खत्म हो चुके होते हैं। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स नीडेड फॉर बेटर क्रॉप्स, तो अब हमें चाहिए होते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जो कि डिफरेंट फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं ताकि हम बेहतर फसल मुहैया कर सकें एंड फॉर बेटर क्रॉप्स। Pakistan is fortunate in having raw materials like limestone and natural gas. अब पाकिस्तान इस मामले में खुशकिस्मत है कि हमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड होता है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, जैसा कि लाइमस्टोन एंड नेचुरल गैस, तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तादाद में हमारे मुल्क में मौजूद हैं, इसलिए हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती और हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स अपने मुल्क में ही बना सकते हैं। Herbicides and pesticides are also very expensive indeed. पर बच्चों, हर गुजरते वक्त के साथ हमें सिर्फ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स ही नहीं चाहिए बल्कि हमें हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स भी चाहिए। हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हम उन दवाओं को कहते हैं या आप कह सकते हैं कि उन स्प्रेज को या दवाइयों को कहते हैं जो कि फसलों को कीड़ों से महफूज रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसा कि आपने रिसेंटली खबरों में सुना होगा कि फसलों पर टिड्डी दल का हमला हो गया था,
तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्प्रेज किए गए थे फसलों पर। अब वो स्प्रेज मुफ्त तो नहीं आते, उनकी भी एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, कोई वैल्यू होती है और वो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर हमारे किसान बहुत ज़्यादा इनकम वाले नहीं हैं तो उनके लिए ये पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स या आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स खरीदना मुश्किल हो जाता है। तो फिर उन्हें गुजारा करना पड़ता है उसी मैन्योर से जो उनके घरों में हो या फिर जो उस वक्त प्रोड्यूस हो रहा हो। वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स खरीदने के काबिल नहीं होते और इसीलिए बहुत ज़्यादा फसल भी प्रोड्यूस नहीं हो पाती। बच्चों ये थे हमारे कुछ फार्मिंग प्रॉब्लम्स। बाकी के फार्मिंग प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। आप इन फार्मिंग प्रॉब्लम्स को अच्छे से पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप इस पर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ लग सके कि हमारे मुल्क में कौन कौन से फार्मिंग प्रॉब्लम्स हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।